नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में। दिल्ली का विधानसभा चुनाव दंगल शुरू हो चुका है। ऐसे में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के पर आर पार भी शुरू हो चुका है। दरअसल राजधानी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी रोहिंग्या के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का घेराव कर रही है। इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में एससी समाज का हक मारने का आरोप लगा दिया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ जगहों के फर्जी आधार कार्ड और एससी सर्टिफिकेट का उदाहरण देते हुए सरकार पर निशाना साधा। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब राजनीतिक पार्टियां रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटरों को फायदा दिलाने के नाम पर जबरदस्त सियासत कर रही हैं। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कहकर उनका अपमान करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को दलितों का हित मारकर फर्जी लोगों को फायदा देने की बात की जा रही है। एक बार फिर दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। ऐसे में सवाल यह है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी पर रार की स्थिति में विधानसभा चुनाव में कितना माहौल बदल पाएगा। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो दिल्ली के दंगल में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी और वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जमकर जारी है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच हर रोज कोई न कोई एक नया वाद विवाद का विषय सामने आ ही जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के बीजेपी अध्यक्ष पर साधे निशाने को लेकर जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी दलितों के हित को फर्जी दस्तावेजों के जरिए खत्म करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार में नकली जाति प्रमाण पत्र बनाकर दलितों को मिलने वाले आरक्षण लाभ की लूट की जा रही है। इसमें विधायकों की भूमिका भी संदिग्ध है और सबकी सीबीआई जांच की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल की सरकार किस तरह से दिल्ली में हमारे दलित भाई बहनों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ छीन रही है, उसका एक सनसनीखेज उदाहरण मैं आज आपके सामने रखूंगा। हर सरकार का दायित्व होता है कि अपने इन भाई बहनों को आगे बढ़ाने का काम करे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार इनके हकों पर डाका डालने का काम कर रही है। कैसे नकली एससी सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, कैसे नकली आधार कार्ड बनाए जाते हैं और उनके बिहाव पर कैसे उनको जाति सूचक प्रमाण पत्र देकर उनको बढ़ाया जाता है। इससे पहले कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पूर्वांचलियों का अपमान करने का आरोप लगाया था, खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी के द्वारा आज संसद में पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठी बोलना बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने सदन में कबूल किया कि बीजेपी दिल्ली के पूर्वांचली भाइयों के वोट रोहिंग्या कहकर कटवा रही है। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना पूर्वांचली, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठिए, आपने देश का निर्माण करने वाले पूर्वांचलियों को आज घुसपैठिया बना दिया। आज आपने उनको जो है रोहिंग्या बना दिया। ये बहुत घटिया मानसिकता है और ये इसलिए है क्योंकि दिल्ली के अंदर पूर्वांचली भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। इसीलिए जब भी छठ का कार्यक्रम होता है तो इनके नेता, चाहे वो सांसद हों चाहे वो पार्षद हों, वो पूर्वांचलियों की छठ पूजा को रोकते हैं, छठ घाट तोड़ते हैं और किसी तरीके से पूर्वांचलियों को जो है अपमानित करने की कोशिशें लगातार करते हैं। बहरहाल दोनों पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप के बीच अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी क्या रुख स्पष्ट करती है और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी क्या कुछ कहती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।
तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी दंगल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एक बार फिर से तकरार देखने को मिल रही है और इस बार रोहिंग्या और बांग्लादेशी पर आर पार दोनों पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का चरम दौर देखने को मिल रहा है। प्रदीप जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। एक बार फिर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे का घेराव करने पर लगी हुई है। कहीं ना कहीं वोटर्स का हक मारने का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, एक बड़ा विषय है दिल्ली के नज़रिए से। अगर राजनीतिक विषय के तौर पर इसको देखें तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जिस तरीके से वार पलटवार देखने को मिले हैं, और पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, उन्होंने जो आरोप लगाए वो काफ़ी गंभीर थे। क्योंकि जब भी घुसपैठ का विषय उठा, इसको लेकर बैकफुट पर आने के बजाय केजरीवाल ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि ये कहाँ से आ रही हैं। कई राज्यों को पार कर अगर दिल्ली में आ रही हैं तो ये सीमा सुरक्षा पर सवाल उठता है। राज्यों के पार करने के बाद वो अगर दिल्ली में आते हैं तो ये केंद्र सरकार पर सवाल उठता है। गृह मंत्रालय के जो अधीन सुरक्षा का विषय है वो उनके पाले में है। तो ऐसे में वो सुरक्षा के मुद्दे पर एक बड़ा विषय उठाते हुए नजर आए थे और कटघरे में खड़ा कर रहे थे बीजेपी को, केंद्र सरकार को। तो अब जब हम देख रही हैं, जब ये सवाल पूछे गए, बीजेपी सांसदों ने इस पर कहा कि ये जो अवैध प्रवासी हैं उनको तो हम चिन्हित करेंगे ही, और जबकि एलजी ने आदेश दिया है, इसके बाद 2 महीने के अंदर दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। कई जगह उन्होंने अपना विशेष अभियान भी चलाया है, तलाशी अभियान, जिसमें अवैध जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं उनकी पहचान सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर वो लगातार कार्रवाई आगे बढ़ रही है। तो ये लगातार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर दोषी लोग हैं या वो उनकी पहचान सुनिश्चित नहीं होती है तब उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप पार्टी का यह आरोप है कि उनके वोटरों को और उनके नाम काटने को लेकर इसकी आड़ में उनके वोटरों के नाम काटे जा रही हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसको लेकर एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई बनकर उभरी है। तो ये जरूर है कि एक ऐसा विषय है जिसको लेकर निश्चित तौर पर गंभीर चिंतन की जरूरत है और पार्टी लाइन से अलग हटकर देश की सुरक्षा से जुड़ा ये विषय है, तो इस पर एक गंभीर मंत्रणा होनी चाहिए। और इसीलिए जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये आंकड़े चौंकाते हैं, क्योंकि ये बीजेपी का दावा है उनके नेताओं का कि करीब 10 से 20% के, स्पष्ट तौर पर आंकड़े उनके पास नहीं है, लेकिन उनका अनुमान यह है कि 10 से 20% ये घुसपैठ हुई है। ओखला, तिमारपुर, सीलमपुर, त्रिलोकपुरी, सुल्तानपुरी और जहांगीरपुरी में बड़ी संख्या में ऐसे वोटर हैं जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या से जुड़े हैं। रोहिंग्या का विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि म्यांमार की सीमा से जिस तरीके से वो यहाँ पर आए हैं और जिस तरीके से उनका फैलाव हुआ है, वो निश्चित तौर पर देश की राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। लेकिन अगर देखें इसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जोड़कर देखें तो निश्चित तौर पर इस पर बड़े यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ वोट बैंक की पॉलिटिक्स में अगर इन लोगों को यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जो पहचान पत्र दिए जा रही हैं या फिर उनकी जो बांग्लादेश से आ रही हैं वो पश्चिम बंगाल के वहाँ पर आधार कार्ड पर अपडेट करा लेते हैं, इस तरह की शिकायतें हैं। पश्चिम बंगाल से आधार कार्ड वो लेकर आई हैं, दिल्ली में अपडेट कराते हैं, इस तरह की भी शिकायतें आई हैं। तो ये बड़ी चुनौती पैदा करते हैं और इसीलिए इस विषय पर निश्चित तौर पर जब एक्टिव हुई है यहाँ पर बीजेपी और खासतौर से एलजी ने जो आदेश दिए उसके बाद यहाँ पर तलाशी अभियान शुरू हुआ है, तो उसके बाद ये एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि पूर्वांचली जो आ रहे हैं प्रवासी उनको इसकी आड़ में परेशान किया जा रहा है। तो मुद्दा वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जुड़ा है, लिहाजा इस विषय पर राजनीतिक घमासान तय है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो यहाँ पर चाहे वो रोहिंग्या के विषय पर या बांग्लादेशी अवैध बांग्लादेशी क्यों आ रही हैं इसके विषय को उठाते केजरीवाल के हमले हों या फिर बीजेपी का पलटवार हो कि वो तो चिन्हित कर रहे हैं, लेकिन इनके कार्ड कैसे बन रही हैं, इसको कौन शेल्टर मुहैया करा रहा है, ये बड़ा विषय है। तो इस पर एक राजनीतिक घमासान आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे। बिल्कुल प्रणय, जिस तरह से चुनाव से पहले राजनीतिक पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि स्थानीय मुद्दों के साथ साथ योजनाओं के साथ साथ अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी और वोट बैंक का मुद्दा भी चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक दल इसको लेकर के एक दूसरे पर चरम तौर पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहकर के वोटर्स का अपमान किया जा रहा है, पूर्वांचलियों का अपमान किया जा रहा है। देखिए प्रगति, आज जिस विषय पर चर्चा है वो आखिर क्यों आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शादरा विधानसभा को संबोधित करते हुए थी और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि बीजेपी
अवैध तरीके से शादरा विधानसभा में बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं उनका नाम कटवा रही है। उन्होंने ये बात कही कि वोटर्स का नाम तब कटता है या तो वो उनकी मृत्यु हो गई हो या फिर उन्होंने अपने परिवार सहित वहां से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया हो। उन्होंने कई वोटर्स के साथ भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आए थे जिसमें ये साबित हो रहा था, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो वहीं पर रह रहे हैं लेकिन उनका वोट जो है वो काट दिया गया है। इसके जब बीजेपी से इसके बारे में सवाल किया गया तो बीजेपी ने सीधा ही आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट काटे जाने से परेशान है और यही कारण है कि यह मुद्दा उठाया जा रहा है। अब ये मुद्दा बीजेपी ने इसके पलटवार करते हुए बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को के मुद्दे को ले आई। अब कल राज्यसभा के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वोट काटने के मुद्दे पर अपना बयान दे रहे थे और तभी उन्होंने ये बात कही कि जो चुनाव आयोग है उसे संवैधानिक अधिकार है कि वो वोट की प्रक्रिया को निभाए, साथ ही में उसे यह भी अधिकार है कि अगर कोई घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या दिल्ली में रह रहे हैं तो उनके वोट काटे जाएं। लेकिन उन्होंने इसी अपने बयान में एक पूर्वांचल शब्द भी इसमें जोड़ दिया जिसके बाद ये बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने तुरंत इस पे आपत्ति जाहिर करी और उन्होंने कहा कि पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ जोड़ा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा अपमान है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने इस पे ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि आखिर वो कैसे पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से उनको मिला रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये मुद्दा और भी ज्यादा ज्वलंत हो गया है। इन बिटवीन प्रगति बीजेपी चुनाव आयोग भी जा चुकी है एक बार और वहां पर उन्होंने शिकायत भी की है कि उन्होंने दस्तावेज सौंपे हैं चुनाव आयोग को कि इस विधानसभा में उनके पास सबूत है कि वहां पर बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से अब घमासान मचा हुआ है ललित जी, हालांकि ये वोट बैंक को लेकर के पहले भी सियासी घमासान मच चुका है लेकिन अब पूर्वांचलियों के अपमान पर घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आ रही हैं राजनीतिक दल। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर पूर्वांचलियों का अपमान करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पर यहां पर वोट बैंक बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अपना वोट बैंक है, इसको लेकर के ये राजनीति हो रही है। जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर जनता जिस तौर पर वोट करने पहुंचती है, जिस मुद्दे को ध्यान में रखती है वो स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखती है। क्या ये मामला जनता के बीच पहुंचेगा और पहुंचेगा तो कितना असरदार साबित होगा चुनाव से पहले? देखिए प्रगति, जो ये मामला है जैसा कि मेरे साथी प्रणय ने बताया, ये मामला शुरू कहां से हुआ था और आज हम इसको देख रहे हैं कि ये मामला पूर्वांचल तक आ गया है। शुरू हुआ था फर्जी वोट से और आज चर्चा हो रही है पूर्वांचल भी इसमें ऐड हो गया है। पूर्वांचल की दिल्ली में तकरीबन 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर पूर्वांचल का वोटर सीधे तौर पर असर रखता है अपना, और उन सीटों पर या तो पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में द्वंद्व चला करता था, लेकिन आज उनमें से जो है ज्यादातर सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है। अब पूर्वांचल शब्द जैसे ही आम आदमी पार्टी ने सुना तो उसे अपने उस वोट बैंक को एड्रेस करने की याद आ गई और उन्होंने वो मुद्दा उठाना भी था। स्वाभाविक बात थी, अगर ये शब्द निकला था तो वो कहा जाता है कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, और बात हुआ भी वैसा ही। इसके बाद सौरभ भारद्वाज आ गए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल आ गए, संजय सिंह आ गए, उन्होंने एक के बाद एक कई नेताओं ने जो है इस मामले को आगे बढ़ा दिया और तुलना कर दी कि पूर्वांचलियों की तुलना जो रोहिंग्याओं से हो रही है। तो कुल मिलाकर प्रगति, ये आप ये समझिए कि अगर बीजेपी कोई आरोप लगाती है तो आम आदमी पार्टी उस आरोप के जवाब में उस लाइन को कहां ऐड करेगी ये कोई नहीं जानता। आम आदमी पार्टी ने आज संजीवनी योजना लॉन्च की तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको आयुष्मान भारत पर घेर दिया। तो इसी तरह से चलता रहेगा ये पूरा राजनीतिक द्वंद्व। और आप देखिएगा कि जब ये चुनाव चलेगा, जब चुनाव एक्चुअली अनाउंस होगा और चुनाव में फिर नॉमिनेशन होगा, उसके बाद जब चुनाव कैंपेन शुरू होगा पूरी तरह से, उस वक्त जनता के मामले में जनता की जो आवाज है, जनता के जो मुद्दे हैं वो यही है कि अगर दिल्ली सरकार उनको कोई चीज सुविधा दे रही है
तो क्या भारतीय जनता पार्टी वो सुविधा देगी? बिल्कुल। क्या भारतीय जनता पार्टी जो सुविधा ऑफर कर रही है क्या वो आम आदमी पार्टी की सरकार देगी? तो यही मुद्दों पर चुनाव होना है और उसके बाद तो चुनाव में फिर एक के बाद एक होती है। आज अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना की शुरुआत ही ऐसे की कि जैसे हनुमान जी संजीवनी लेकर आए थे। तो अब आप सोच लीजिए कि एंट्री तो हो ही गई है। और इसी तरह के मुद्दे, हालांकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर है दिल्ली के लिए। अगर इसको उसी सीरियसनेस के साथ देखा जाए तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और जो भी फर्जी वोट बनाकर दिल्ली में रह रहा है उनका वोट काटा जाना चाहिए। खुद एलजी साहब ने जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी बात कही है। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। हाल ही में एक ट्वीट भी काफी वायरल हुआ था, वो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का था, जिसे आम आदमी पार्टी ने उठाया था और आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया। उस ट्वीट में ये लिखा हुआ था कि हरदीप पुरी ने कहा था कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उनका वो स्वागत करते हैं और दिल्ली में जो बक्करवाल में जहां पर EWS कैटेगरी के फ्लैट बने हुए हैं वहां पर उन्हें रिहैबिलिटेट कराया जाएगा। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भी ज्यादा हमलावर हो गई थी। बकायदा जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की आतिशी, उन्होंने एक पत्र लिखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कि आखिर जो आरोप बीजेपी लगा रही है वो कहां तक सही है, क्योंकि खुद उनके ही केंद्रीय मंत्री बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें रिहैबिलिटेट करने की बात कर रहे हैं। तो फिर आखिर कौन उन्हें दिल्ली में दाखिल करा रहा है और कौन उन्हें बसा रहा है, ये साफ तौर पर सभी के सामने है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा निश्चित तौर पर प्रगति इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी ने देने में देरी नहीं लगाई थी। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी उस ट्वीट के 3 ट्वीट के नीचे जो ट्वीट था जिसमें हरदीप पुरी ने साफ तौर पर कह दिया था कि ऐसा कोई चीज वो नहीं हुई है और वो उन्होंने वापस एक तरह से सफाई भी दे दी थी उस ट्वीट को लेकर ही हरदीप सिंह पुरी ने 2 दिन पहले एक और ट्वीट किया कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार मेरे उस ट्वीट को भी देख लेती तो शायद ये विषय ही नहीं बनता। तो अब आप समझ लीजिए कितना ये गंभीर मामला है, कैसे विषयों को उठाया जा रहा है और कैसे चीजों को राजनीति में लाया जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि कल भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि एक के बाद एक ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जो पुराने मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, एक अलग ही ज्वलंत माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले चुनावी घमासान एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आज भी जिक्र किया, चूंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा निश्चित तौर पर चुनाव से पहले काफी ज्वलंत मुद्दा है। इससे पहले फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप भी लगाया गया, कई वोटर्स के नाम काटने का आरोप भी लगाया गया। हालांकि इस दौरान आम आदमी पार्टी भी हमलावर रही बीजेपी पर, लेकिन अब संजीवनी योजना का जिक्र ललित जी ने यहाँ पे किया। संजीवनी योजना को लेकर के आम आदमी पार्टी बड़ा एक मुद्दा सेट करने की कोशिश कर रही है, माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस दौरान केजरीवाल ने यह स्थिति जरूर स्पष्ट कर दी है कि यह योजना का लाभ जनता को चुनाव के बाद ही मिलेगा। ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही आम आदमी पार्टी सरकार में आएगी, एक बार फिर से बुजुर्गों को लाभ पहुंचाया जाएगा। देखिए, चुनावी मुद्दे हैं और चुनावी मुद्दे लगातार बदलेंगे और निश्चित तौर पर ये मुद्दा जो है आगे भी जोर पकड़ेगा। इसमें नए बदलाव देखेंगे आप, लेकिन बड़े 2 विषय जो प्रमुख तौर पर यहाँ पर आए हैं वो है रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर और जो वोट बैंक पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, यानी उनके वोट काटने को लेकर। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो बयानबाजी अब तक रही है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अहम हो जाती है ऐसे वक्त जब दिल्ली में चुनावी मुकाबला ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में चाहे वो अरविंद केजरीवाल के आरोप हों, पूर्वांचल की पॉलिटिक्स की बात हो या फिर बीजेपी का पलटवार हो, तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर नया राजनीतिक घमासान छेड़ते हैं। और इसीलिए पिछले दिनों जब कालिंदी कुंज में जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी, उन्होंने पहचान सुनिश्चित करने की कोशिश की कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ जो निकल कर आई है उसको वो एड्रेस करें। और ख़ासतौर से पिछले दिनों जो गृह मंत्रालय में सुरक्षा को लेकर बैठक हुई थी उस पर भी इस मुद्दे पर चिंता जताई गई थी। तो दिल्ली की सुरक्षा के लिहाज से अगर 2 मुद्दे अगर प्रमुख तौर पर देखें तो रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी वो दिल्ली की सुरक्षा के लिए भी चुनौती है, राष्ट्रीय राजधानी के लिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। दूसरा, वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़कर देखें तो अपने वोट बैंक के लिए अगर ऐसे लोगों के कार्ड बनवाए जा रहे हैं या फिर वोटर कार्ड बनवाए जा रहे हैं, उनकी पहचान को यहाँ पर बदला जा रहा है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देता प्रतीत होता है। और इसलिए बीजेपी इस मुद्दे पर न सिर्फ यहाँ पर कटघरे में खड़ा कर रही है आम आदमी पार्टी को, तो दूसरी तरफ केजरीवाल ये कहते हैं कि उनके वोट बैंक को प्रभावित किया जा रहा है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल से जुड़े हैं। दूसरी तरफ संजीवनी योजना का जिक्र आपने किया है, तो देखिए जब तक ये मुद्दे अलग अलग, जैसे हम देख रहे हैं जो
कोर वोट बैंक से जुड़े हुए हैं, जो एक वर्ग विशेष को प्रभावित करते हैं। अलग अलग योजनाएं केजरीवाल ने लॉन्च की हैं, वो चाहे महिलाओं से जुड़ी हुई हों, फ्री सफ़र की बात हो, या फिर जो बिजली पानी से जुड़ी हुई योजनाएं हों, या फिर अब बुजुर्गों के लिए जो योजनाएं हैं। लेकिन आयुष्मान योजना को लेकर ये लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। बीजेपी कहती रही है कि देश की राजधानी दिल्ली में उन लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। तो ऐसे में वो एड्रेस करते हैं कि दिल्ली में जो अस्पताल हैं उनमें इलाज फ्री हो रहा है, बुजुर्गों के लिए विशेष स्कीम अगर लॉन्च कर रहे हैं आप। लेकिन फिर आयुष्मान योजना से क्या एतराज था? पिछले दिनों में बता दूं, पंजाब सरकार का जिक्र करना चाहूंगा कि उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक उनका नाम बदलकर आयुष्मान उससे जोड़कर केंद्र सरकार के जो राहत पैकेज था उसको हासिल किया। तो अगर आप जनता की भलाई के लिए कुछ थोड़ा झुक सकते हैं तो अच्छी बात है, जनता को उसका लाभ देना है, मकसद तो यही है। सवाल ये है कि अब इस पॉलिटिक्स में आम लोगों का अगर भला हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो अच्छी पॉलिटिक्स कही जाएगी, लेकिन अगर इसमें जनता का नुकसान होता है या राजनीतिक खींचतान होती है तो सवाल खड़े होते हैं। अब बड़े सवाल दो हैं मुख्य तौर पर, अवैध घुसपैठ का लेकर जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इस पर समझौता नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है तो उसको भी एड्रेस होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह लगते ही हैं। बिल्कुल प्रणय, हालांकि ऐसे में एक सवाल ये भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि राजनीतिक माहौल गर्म है। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप हमने देखा है, चाहे कहीं के भी चुनाव हो वहां पर राजनीतिक दलों में घमासान मचा रहता है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं, ये जो मुद्दे हैं वोट बैंक को प्रभावित करना या एक दूसरे का वोट काटना आज की डेट में राजनीतिक दलों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, या फिर इसके बदले स्थानीय मुद्दों को उठाना या जनता के लाभ से जुड़े मुद्दों को लेकर के चर्चा करना या उस पर घमासान करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? बिल्कुल प्रगति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अभी आपने चर्चा के दौरान एक और बात कही कि पुराने मुद्दे कहीं खोते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये निश्चित तौर पर ये दिल्ली के लिए सभी राजनीतिक दलों पर लागू होता है कि जो मुख्य मुद्दे हैं जो दिल्ली में आम जनता से जुड़े हुए हैं, अब हम देख रहे हैं कि प्रदूषण आप देखिए कितना ज़्यादा इस वक्त मौजूद है और ग्राफ 4 इस वक्त दिल्ली में लग चुका है और हालात ऐसे बने हुए हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी 450 के ऊपर चल रहा है। इस पे कोई चर्चा नहीं है। हाँ, उस पे चर्चा नहीं है, उस पे ना ही विपक्ष चर्चा करना चाह रहा है, उस पे ना ही सत्ता पक्ष चर्चा करना चाह रहा है। तो ऐसे बहुत अगर आप जाएं तो जमीनी जो मुद्दे होंगे जिनसे जनता से सीधा आप एड्रेस कर पाते हैं, ये एक थोड़ा सोचने की बात है कि आखिर उन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होती है, राजनीतिक दल उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते हैं। हमने देखा कि इससे पहले भी ऐसे कल भी हमने जब चर्चा करी तो ऐसे कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर इनका प्रभाव है, लेकिन अगर जनता की हम बात करें, जनता का जुड़ाव अगर महसूस करने की कोशिश की जाए तो इन मुद्दों से जनता बिल्कुल उलट स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहेगी। जैसे कि ललित जी, अगर आम आदमी की जरूरतों की बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान ये बेसिक सी जरूरतें हैं जो आम आदमी को चाहिए, और वो ये चाहते हैं कि राजनीतिक दलों की तरफ से इन्हें यही सुविधा, इन्हीं योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन आज के दौर में राजनीति कहीं इन मुद्दों से बिल्कुल उलट होती हुई नजर आ रही है। वोट बैंक को लेकर के राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं लोगों के बयानों को लेकर के, लेकिन स्थानीय मुद्दों को कहीं ना कहीं बीच में रखा जा रहा है या दरकिनार किया जा रहा है। क्या इससे वोट बैंक प्रभावित हो, क्या इससे भी वोट बैंक प्रभावित होगा, या चुनाव के दौरान जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी? स्थानीय मुद्दे जिस तरह से खोते जा रहे हैं, क्या जनता पर इसका असर पड़ेगा? देखिए प्रगति, किसी दौर में ऐसा हुआ करता था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई का, और अगर कहूं लड़ाई भी शब्द में इसमें इस्तेमाल ना करूं जी, कि वाद विवाद का, पक्ष विपक्ष के मुद्दों का, इस तरह के बेबुनियादी मुद्दों का अगर कहा जाए तो, अगर देखा जाए तो उसका जनता पर असर होता था। लेकिन आज के टाइम पे जैसे जैसे इलेक्शन एक पायदान नीचे आता है, यानी कि लोकसभा का चुनाव अगर देख लिया जाए तो वो राष्ट्र के मुद्दे पर होता है, उसमें देश का डेवलपमेंट देखा जाता है। राज्य की बात आती है तो उसमें राज्य के मुद्दे और अपनी विधानसभा के मुद्दे अहम हो जाते हैं। नगर पालिका के चुनाव में अपने मोहल्ले का चुनाव हो जाता है, अपनी जात बिरादरी का चुनाव हो जाता है। तो अगर आप मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं उनको लेकर जनता की क्या राय है, तो जनता सिर्फ और सिर्फ ये देखती है कि उसके मुद्दों को कौन एड्रेस कर रहा है, उसकी जरूरतों को कौन पूरा कर रहा है, कौन ये कह रहा है कि उसकी गली बना देगा, कौन ये कह रहा है कि उसको
बिजली फ्री दे देगा। अगर आम आदमी पार्टी बिजली फ्री दे रही है तो वो केवल और केवल उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने दूसरे मुद्दे भी हैं, वो कई बार वो फर्जी वोट को लेकर आ रहे हैं सामने, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वोट काटने की कोशिश कर रही है। वो कई बार अगर अरविंद केजरीवाल कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं तो वो दूसरी बात कह रहे हैं। तो अलग अलग मामले हैं। अब लेकिन जनता प्रगति इतना समझ लीजिए कि ये 20वीं सदी में लगातार जो है हम देख रहे हैं, हर चुनाव में देख रहे हैं कि जनता बहुत मैच्योर है। लोकसभा के नतीजे अलग, राज्यसभा के नतीजे अलग, विधानसभा के नतीजे अलग, तो हर चुनाव अलग है और हर चुनाव में जनता यही देखती है कि उसके मतलब की बात कौन सी है और वो कौन कर रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जी जोड़ूं कुछ जी बिल्कुल कम शब्दों में अपनी बात बस संक्षेप में बता रहा हूँ कि जो स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे और जो उनकी धार होती है वो कितनी भारी पड़ती है वो तो चुनावी घमासान के दौरान ही पता चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पर भी फोकस करेगी। जिस तरीके से हरियाणा में और महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने स्थानीय नेतृत्व को आगे किया था, इस चुनावी मुकाबले में भी हम बदली हुई रणनीति देखेंगे। तो ऐसे में जो स्थानीय मुद्दे जो केजरीवाल को बैकफुट पर ला सकते हैं, बिजली पानी से जुड़े हुए, और जो ये मुद्दा है ये अवैध उससे जुड़ा हुआ है, घुसपैठ से जुड़ा हुआ है, जिस पर केजरीवाल भी हमलावर हैं, तो इस मुद्दे को भी आसानी से बीजेपी छोड़ेगी नहीं। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ एक बड़ी गोलबंदी वो कर रहे हैं और इसमें स्थानीय मुद्दों को भी तवज्जो देंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रदीप जी, बीजेपी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है, निश्चित तौर पर ज्वलंत मुद्दा है और ऐसे में अब पार्टियों के बीच में घमासान भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात यही है कि स्थानीय मुद्दे, जमीनी स्तर से जुड़े मुद्दे और जनता की सहूलियतों से और जरूरतों से जुड़े मुद्दे कब उठाए जाएंगे और उन पर विचार विमर्श कब होगा और उन पर राजनीतिक दलों का क्या कुछ एक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति एक बार फिर से गर्म है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटरों को लेकर के राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब आम आदमी पार्टी का अगला रुख क्या होगा ये देखना एक बेहद दिलचस्प विषय बना हुआ है। दिल्ली के दंगल में फिलहाल इतना ही।